एक लंबी अवधि के व्यू पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नीलकंठ मिश्रा साहब। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और को हेड ऑफ एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी हैं क्रेडिट स्विस के, और साथ ही साथ इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। नमस्कार नीलकंठ जी। बाजार में गिने चुने अगर 3 या 4 लोगों की चर्चा हो जो कि बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं मैक्रो और माइक्रो पर, तो पहले पायदान पर आप पाए जाते हैं। आपका स्वागत है CNBC आवाज में, और नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। बताइए कैसा लगा बजट? देखिए, बजट अच्छा था। इनफैक्ट बहुत सारे डिसीजंस जो सरकार ने लिए, निर्णय सरकार ने लिए, इसमें दिखता है कि सरकार जो टेम्पटेशन होती है सरकारों की, वो स्पेंडिंग अदर पीपल्स मनी, दूसरे का पैसा है खर्च कर डालो, तो वो नहीं हुआ। ये एक अच्छी चीज है। देखिए, जो बजट का मेन मुद्दा हुआ करता था, मुख्य मुद्दा हुआ करता था पिछले 10 साल से, वो ये होता था कि फिस्कल डेफिसिट कितनी जल्दी नीचे आएगा, क्योंकि 2010-11 में फिस्कल डेफिसिट बहुत जोर से बढ़ा था, और उसके बाद 10 साल तक हम यही बजट का एनालिसिस में कहते थे कि भाई अब फिस्कल डेफिसिट कितनी जल्दी गिर सकता है। अभी वो नैरेटिव चेंज हो गया है। अभी अब मुद्दा ये है कि सरकार कितना खर्च कर सकती है, क्योंकि टैक्स टू जीडीपी बढ़ गया है। अभी सरकार के जो अजम्पशंस हैं बजट में, वो काफी कंजर्वेटिव लगते हैं। मेरे ख्याल से टैक्स का काफी इस साल ही, मतलब अगले साल का छोड़िए, इस साल ही मार्च क्वार्टर में सरकार ने एस्टिमेट किया है कि 15% से ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होगा टैक्स कलेक्शंस में, जो कि मेरे हिसाब से उससे काफी ज्यादा होगा। और उस लो बेस पे फिर सरकार ने लो ग्रोथ अज्यूम किया है नेक्स्ट ईयर का, वो आई थिंक वो भी कंजर्वेटिव है। तो सरकार के पास अभी मुश्किल बहुत ही अजीब सी है कि पैसा तो बहुत आ रहा है, टैक्स का पैसा आ रहा है, मार्केट्स भी अज्यूम कर रहे हैं कि सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ होगा, और 2026 तक सरकार जो है वो 4.5% पे आएगी। तो काफी समय है, सरकार के पास फिस्कल स्पेस है, लेकिन खर्च कहाँ करें। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो और जो पैंडेमिक चल रहा था तब आपको मुफ्त का अनाज देना था, नरेगा का डिमांड बढ़ा हुआ था, आपको वैक्सीन के लिए खर्चा करना था, लेकिन अब अगले साल उन खर्चों की आवश्यकता नहीं है। तो अब किस पे खर्च करें? और इसी मुद्दे पे आई थिंक एक तो ये भी अच्छा लगता है देख के कि अगर खर्च करना नहीं आता तो ऐसा नहीं फालतू का कहीं जाके पैसे बांट दिए, या जो पिछले सरकार ने किया था 2006 से 8 के बीच में, जब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़ा दी थी कि वो फिर उसके बाद 8-10 साल लगे उसको फिर नॉर्मलाइज करने में। तो उस तरह के टेम्पटेशंस को सरकार रेजिस्ट कर रही है। लेकिन एक इससे मुश्किल ये आती है कि जो फिस्कल डेफिसिट हाई सरकार ने एस्टिमेट किया है, अपना खर्चा ऐसा बढ़ाया कि मेरे ख्याल से वो खर्च नहीं कर पाएंगे। आप ये देखें, सरकार अभी, केंद्र और राज्य सरकारें अभी कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ कैश पे बैठी हैं। तो ये मार्केट से बोरो करके या टैक्स के थ्रू सरकार के पास आ चुका है, और सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। और ये नंबर जो है 5.5 लाख करोड़ का, वो मेरे हिसाब से यहाँ से और बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का खर्चा जो है वो कम होगा और टैक्सेस और आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इकोनॉमी को कॉस्ट बेयर करना था, कि सरकार इतना बोरो करेगी तो उससे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगे, उससे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, लेकिन जो उससे फायदा होना था, जब सरकार खर्च करती है तो इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलता है, तो वो खर्चा जो है वो कम आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने में, मे बी 6 महीने में, 3 महीना थोड़ा कम समय होता है, 6 महीने में सरकार को डिसाइड करना होगा कि हम इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट्स को कम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मजेदार बदलाव आया है, जो पिछले दशक में हम सरकार को ये कहते थे कि आप डेफिसिट को कम कीजिए, और अभी हम इस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आप प्रोडक्टिवली कहाँ स्पेंड कर सकते हैं, और सरकार के पास वो खर्च करने की जगह ही नहीं है। जी मिश्रा साहब, तो अब बताइए कि इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका एक बहुत ही
क्या कहना चाहिए, मेन कार्य ये है कि आप इस बजट डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करें और उसको देखें कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक मार्केट्स में इसका अनुकूल असर पड़ता हुआ दिखेगा। ये क्राइसिस ऑफ प्लेंटी है कि 5.5 लाख करोड़ सरकार के पास हैं और उसको खर्च करने के जरिए नहीं मिल रहे, लेकिन बाजार इंतजार में है कि ये खर्चा हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। आपकी क्या राय? तो देखिए, सरकार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना चाहती है। होता क्या है कि जैसे मैं भी चाहता हूं कि मैं 100 मीटर की रेस में 10 सेकंड में रेस लगाऊं, मैं 15 सेकंड में भी नहीं दौड़ पाता। तो यही हालत सरकार की भी है कि अगर कि सरकार खर्च करना चाहती है, बट वो खर्च करने का स्केल अप नहीं हुआ। जैसे आप ये देखें कि 2 लाख करोड़ से केपेक्स का बजट बढ़ा दिया गया, राइट, कि वो 5.5 लाख करोड़ इस साल का अनुमान है और अगले साल 7.5 लाख करोड़, तो 2 लाख। उसमें से 1 लाख करोड़ जो है, जो 2 लाख करोड़ की बढ़त है, उसमें से 1 लाख करोड़ केवल एक इंटरेस्ट फ्री लोन का एलोकेशन है कि अगर किसी राज्य सरकार को केपेक्स करने की इच्छा हुई तो हम उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं। बहुत कुछ जो ऑफ बजट हुआ करता था वो ऑन बजट हो गया है, यानी वो बजट के बाहर किसी तरह से NHAI बोरो करता था या कोई प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्चा होता था। तो सरकार खर्च करने का इंटेंट है, इच्छा रखती है, लेकिन खर्च कर नहीं पा रही। जैसे रेलवेज है, रेलवेज में अभी हम 2 से 2.5 लाख करोड़ साल का केपेक्स करते हैं। 2014 में 50,000 ही करते थे, तो वहां से काफी अच्छा आगे आ गए हैं, लेकिन ये जो है 8 से 10 लाख करोड़ होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट पे के असर पर देखें अगर, तो मार्केट को इससे इंकरेजमेंट मिलना चाहिए कि सरकार टैक्स पेयर के पैसे को फालतू का खर्च करने से कतरा रही है, जो अच्छी चीज है। सरकार जो पॉलिसीज ले रही है उससे टैक्स कलेक्शन और इम्प्रूव हो सकता है, और जो पॉलिसीज केंद्र और राज्य सरकारें ले रही हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ रहे हैं, इससे अंडरलाइंग इकोनॉमिक मोमेंटम जो है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बढ़ोतरी हो रही है, वो मेरे हिसाब से मुझे अच्छा खासा 3-4 साल 5 साल की अच्छी ग्रोथ दिखती है। एक ही प्रॉब्लम है कि तेल के दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए यहाँ से, बट उसके अलावा आई थिंक इकोनॉमी बहुत अच्छी जगह पे है। और कभी कभार अगर आपको ये ना पता हो कि क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना भी एक अच्छा स्टेप है। इसीलिए आई थिंक मार्केट्स जो थोड़ा चिंतित रहे होंगे कि कहीं कोई टैक्स ना बढ़ जाए या कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे असर पड़े। तो सरकार अभी भी सप्लाई साइड, जिसको कहते हैं कि कितनी आसानी से आप बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, तो आई थिंक उन सब चीज़ों पे सरकार का फोकस रहा है, और जो मार्केट के लिए ब्रॉडली अच्छा है। बट उससे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट बजट का मार्केट पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। जी अच्छा सर, जब हमको ये मालूम चला कि 10 बजे आज जब मुलाकात बात इस कार्यक्रम में होगी नीलकंठ जी के साथ, तो मेरा यकीनन पहला मन ये था कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि मेटल्स पे क्या करना चाहिए। कल स्पीच के बाद, अगर आप देखें स्पीच के बाद सबसे स्ट्रांग मूव आया कैपिटल गुड्स में, सीमेंट में, मेटल्स में। अच्छा, मेटल्स में एक आ जा रहा था कि भाई नहीं, मेटल साइकिल रिवर्स हो गई, लेकिन जिस प्रकार का हमारा केपेक्स का प्लान है, जिस प्रकार का आउटले है, जिस प्रकार का हमारा GST कलेक्शन है, मैंने ऑलमोस्ट रिचिंग 1.5 ट्रिलियन पर मंथ, ऐसे में आप मेटल्स को कैसे देखते हैं सर लोकली इस वक्त, और प्राइसिंग कैसी रहेगी इनको एज ए मेटल इस वक्त इन लेवल्स पे एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल या स्पेस, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेटल्स के साथ जब हम इस सेक्टर को देखते हैं, सीमेंट थोड़ा रिलेटिवली आसान है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज अलग हैं, बट सीमेंट में क्या है कि इंपोर्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब करना मुश्किल है। थोड़ा श्रीलंका, पाकिस्तान से आ सकता है, बांग्लादेश से आ सकता है, बट उसके अलावा सीमेंट कहीं बाहर से आ नहीं सकता। बट मेटल्स की प्राइसिंग जो है वो ग्लोबल है। तो अभी क्या हुआ है कि आई थिंक जैसे आप कल देखेंगे कि ग्लोबली भी स्टील स्टॉक्स अच्छा किए कल। सो अभी थोड़ा आयरन ओर के दाम बढ़े हैं, थोड़ा उस कारण से स्टील के दामों पे भी उम्मीद है लोगों को कि स्टील के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और ये सीजनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीरियड है। सो अभी क्या होता है कि दुनिया भर में, केवल हमारे यहाँ नहीं, जैसे जनवरी से मार्च के बीच में, क्योंकि फिस्कल ईयर एंड है, काफ़ी खर्च होता है नॉर्दर्न देशों में, जो US, यूरोप, चीन, जहाँ पे
जमीन फ्रोजन होती है, वो थोड़ा थॉ करना शुरू करती है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है। तो अभी 4-5 महीने काफी अच्छा मोमेंटम आता है, तो इसलिए, और थोड़ा वो बीजिंग जो विंटर ओलंपिक्स के बाद थोड़ा चाइना में कंस्ट्रक्शन इम्प्रूवमेंट, थोड़ा कि रियल एस्टेट में जो क्राइसिस लग रही थी लोगों को, शायद सरकार, चीन की सरकार थोड़ा, तो ये ग्लोबल ट्रेंड है। मुझे अभी भी बहुत चिंता है, मुझे लगता है कि मेटल प्राइसेस पर्टिकुलरली स्टील कुछ ज़्यादा बढ़े हुए हैं और यहाँ से उनको बहुत कम होना होगा। अभी मार्केट ये अभी इनफैक्ट ग्लोबल एंड डिमांड ट्रेंड्स, क्योंकि मैं जब एशिया पैसिफिक लेवल पे देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ग्लोबल एंड डिमांड ट्रेंड्स अभी काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि अमेरिकन फेड जो है वो इन्फ्लेशन से डरी हुई है, तो इसीलिए अगर थोड़ा डिमांड वीकेंड भी होता है तो वो उसको फिर स्टिमुलेट करने के लिए आगे नहीं आएंगे। इनफैक्ट यूएस की सरकार का भी जो $1 ट्रिलियन का कंस्ट्रक्शन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल था, वो भी अभी कांग्रेस में अटका हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए। तो मेरे हिसाब से ग्लोबल डिमांड सप्लाई मुझे काफ़ी एडवर्स दिख रही है इसमें। इंडिया की डिमांड मेरे हिसाब से यहाँ से इम्प्रूव करेगी, क्योंकि तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। वो सरकार का जो बजट एलोकेशन है वो हेडलाइन लेवल पे अच्छा है, बट वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेबल लेवल पे थोड़ा इंक्रीमेंटली है, बहुत सब्सटेंशियल नहीं है। लेकिन जो जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब वो प्लान बने हुए हैं, डीपीआर किया हुआ है, पैसे भी हाथ में है लेकिन खर्च नहीं हो रहा था, वो सब जब खर्च होगा, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक डिमांड इम्प्रूव करनी चाहिए। लेकिन मेटल सेक्टर के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहेंगे। एक ही वाइल्ड कार्ड है कि कितनी तेजी से चाइनीज लोकल गवर्नमेंट्स और चाइनीज रियल एस्टेट कंपनीज फिर से कंस्ट्रक्शन बढ़ाएंगी। उसी उम्मीद पे ये स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, और मेरा व्यू ये है कि वो पिकअप नहीं होगा। वो जो चाइनीज स्टिमुलस भी आ रहा है, जो चीन की सरकार जो डिसीजंस ले रही है, वो सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रही है, उसको फिर से स्टिमुलेट करने की कोशिश नहीं कर रही। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग यही एडवाइस करेंगे कि और यही कहना सही होगा कि मेटल सेक्टर से दूरी रहे। जी, मैक्रो डेटा में ही मिश्रा साहब एक तब्दीली ये हुई कि भारतीय एक्सपोर्ट्स चरम सीमा पर हैं और हम लोगों ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स होते हुए देखे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हो। ये एक बहुत ही अच्छा मंजर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि समझिए कि एक 10 साल के साइडवेज मूव से ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, लगभग $450 बिलियन की तरफ। यहाँ पर कुछ ट्रेंड्स आप देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तेजी की तरफ। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो बदलाव है, ये मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले दिखना शुरू हो गया था। तो आपके व्यूअर्स को मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। जो हमारा एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, गुड्स एक्सपोर्ट्स, जो लेवल था, वो करीब एक दशक से 250 से $325 बिलियन के बीच में अटका हुआ था। लास्ट ईयर यानी CY21 कैलेंडर ईयर 2021 में हमने $393 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। अगर आप केवल लास्ट के 3 महीने देखें तो वो 105 था, यानी उसको गुना 4 कर दें तो $420 बिलियन हो जाता है। अगर 6 महीने का लें तो 208 था, यानी 416 बिलियन। तो काफी ये मोमेंटम जो है वो इम्प्रूव ही कर रहा है। इसका रीजन कुछ एक ये भी है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का भी मोमेंटम अच्छा रहा है। चीन के एक्सपोर्ट्स भी अब 3 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गए हैं। लेकिन भारत का जो शेयर है मार्केट, जैसे जो अगर आप डिनोमिनेटर में ग्लोबल एक्सपोर्ट्स देखें और न्यूमरेटर में भारत के एक्सपोर्ट्स देखें, तो ये भारत का मार्केट शेयर भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। 2% है, मुझे लगता है ये 10 होना चाहिए। लेकिन ये encouraging है कि हम लोग फिर उस जो रट में फंसे हुए थे, जो हम लोग अटके हुए थे, वहां से बाहर निकल रहे हैं। कितना सस्टेनेबल है, जो आपका सवाल है। काफी सेक्टर्स में ये
मुझे लगता है सस्टेन करेगा। तो हमारा अनुमान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे CY21 यानी लास्ट ईयर 2021 में हमने $16 बिलियन किया, लास्ट के 3 महीने में 5 किया, यानी उसको एनालाइज करें तो 20 हो जाएगा। सरकार का अनुमान है FY26 की 110 बिलियन होगा। सोचिए, जो 16 था CY21 में, वो 4.5 साल में, 4.25 साल में सरकार उम्मीद कर रही है कि वो 110 हो जाएगा। मुझे लगता है कि 60-70 हो जाना चाहिए, 110 थोड़ा मुश्किल होगा। टेक्सटाइल्स एपरल में, जहाँ पे कि हम 32-33 बिलियन पे अटके हुए थे साल का, वो लास्ट ईयर हमने 38 किया है, और मुझे लगता है कि ये नंबर भी 2-3 साल में 65 से 70 हो सकता है। केमिकल, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब चीन में वर्कर्स ही नहीं, चीन में वर्कर नहीं है, तो जो लेबर इंटेंसिव काम है वो जाएंगे कहाँ? तो बांग्लादेश, वियतनाम, ये लोगों ने उनको काफी फायदा हुआ है। बट फाइनली हमारे पास भी, अगर आप कंपनी से बात करें तो काफी धंधा आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये होल्ड करना चाहिए। केमिकल्स, प्रिसीजन फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें अगेन हमारा मार्केट शेयर इस तरह बढ़ रहा है, मतलब काफी स्टेडीली हमने मार्केट शेयर गेन किया है, और इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब कंपनीज भी स्केल अप कर रही हैं। कि होता क्या है कि अगर आप छोटी कंपनी है तो आप कितना ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना सेल्स के लिए, या कोई नया मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या बड़े प्लांट लगाने के लिए। अब 18 कंपनीज हैं जिनका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 बिलियन के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसलिए एक्सेस टू कैपिटल है, स्केल है, तो अब ये भी सस्टेन। तो मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स काफी सेक्टर्स में चेंज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि और अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं, और इससे इकोनॉमी को अच्छा असर पड़ेगा। मैं एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा। मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 2012 से 20 तक गिरती ही रही है, 2021 में भी। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, जहाँ पे कि हम ग्लोबल डिमांड यानी देश के बाहर की डिमांड को टैप कर रहे हैं, वो अगर इस तरह से बढ़ना शुरू हुआ तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में भी रिवाइवल होगा, उसमें जॉब्स क्रिएट होंगे। हमें ये 10-15 साल तक सस्टेन करना होगा, और इस पे लगातार कोशिश जारी रखनी होगी। लेकिन ये बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इससे रिवाइवल होगा। मिश्रा साहब, आखिरी प्रश्न, हम लोग एक केपेक्स साइकिल की तरफ अपना मुख उठाए हुए बैठे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, और एक बहुत ही बुरा दौर जो ग्रॉस NPAs का था, जो कि बैंक्स की बैलेंस शीट्स में तहस नहस का था, वो समाप्त हुआ। यहाँ से अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, जो कि एक अहम भूमिका निभाता है बाजार में भी और ब्रॉडर इकोनॉमी में, उस पर आप क्या राय रखेंगे? प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स, या दोनों? दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मुझे लगता है कि फायदा तो दोनों को ही होगा, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं। एक कि ये कितनी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, कि लोन ग्रोथ कितनी तेजी से पिकअप करेगी। तो हम जून जुलाई से ही बोल रहे हैं कि भाई जब 5-6% ग्रोथ आ रही थी और लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कभी भी पिकअप करेगा, तो हमारा ये कहना था कि भाई देखो, ये आराम से साल के अंत तक 9-10% पहुंच जाएगा, और फिर अगले साल के एस्टिमेट्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। क्योंकि मतलब ये कोविड आने के पहले ही जो NBFC क्राइसिस के कारण पूरी इकोनॉमी में डिस्टॉकिंग हुई थी, उस कारण से वर्किंग कैपिटल लोन, जो छोटे ड्यूरेशन के लोन्स हैं, उनमें काफ़ी श्रिंकेज हुआ था, और जो मीडियम टर्म, जो 3 साल से लंबे ड्यूरेशन के लोन्स हैं, उनमें ग्रोथ फिर भी अच्छी थी। ये 1 साल से कम वाले लोन और 1 से 3 साल वाले लोन में काफ़ी कमजोरी आ गई थी। तो अब वो नॉर्मलाइज होगा तो हेडलाइन नंबर इंप्रूव होगा, और जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये टॉप लाइन ग्रोथ तो इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से दोनों प्राइवेट और PSU बैंक्स का होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि ये जो इसको हम कहते हैं PPOP, यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, यानी कि जो आपके खराब लोन्स थे उनके लिए प्रोविजन हटाने के पहले आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जो PPOP है, प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, 2018 में वित्तीय वर्ष 2018 में जो 100% ऑफ PPOP था वो प्रोविजन में चला गया। यानी जो पिछले खराब लोन्स थे उनकी भरपाई करने में ही आपका पूरा प्रॉफिट खत्म हो जा रहा था, वो अब घट के वापस 30%, 29% नेक्स्ट ईयर का टारगेट है और एस्टिमेट है।
तो उस पर आ गया। तो उससे क्या हो रहा है कि जो आप पैसा जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी से बना रहे हैं वो काफी हद तक प्रॉफिट्स में दिखेगा, और इसलिए इन्वेस्टर्स को उससे फायदा होगा। इससे जो बैंक्स की वर्चुअल साइकिल होती है कि आपका कैपिटल आया तो आप उस पर ग्रो करते हैं, तो ये एक साइकिल फिर किक इन करती है। तो ये भी मेरे ख्याल से दोनों तरह के बैंक्स को फायदा होना चाहिए। हमारा प्रेफरेंस वैसे प्राइवेट बैंक्स पे है, क्योंकि वहाँ पे इंसेंटिव टू ग्रो है। वहाँ पे अगर कंपनी और इनोवेट करती है, अपनी सर्विस लेवल्स को इम्प्रूव करती है, लोन देने की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, टेक्नोलॉजी को यूज, क्योंकि आप देखिए कि अब ये फिनटेक जो है इतनी सारी फंडिंग मिल रही है, तो वो इनोवेट कर रहे हैं, वो नए कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। तो अगर आप compete नहीं कर पाएंगे तो आप वो जो लो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेसेस में ही अटके रहेंगे। तो इसलिए ये सब फायदा जो है वो प्राइवेट बैंक पे ही है। थोड़ा वैल्यूएशन गैप नैरो हो सकता है पीएसयू बैंक्स का, इसलिए कुछ लोगों को वो पसंद है, बट हमारा, क्योंकि हम थोड़ा लंबी दूरी का सोचते हैं, मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स और एक आधा पीएसयू बैंक भी है, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो रेगुलेशंस हैं, बट एक आधा पीएसयू बैंक्स भी हमें अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका वैल्यूएशन काफी सस्ता है, तो हमें वो भी पसंद है। जी नीलकंठ जी, आखिरी प्रश्न। हम लोग शायद अपनी बेड़ियां खुलते हुए देख रहे हैं बाजार में। विदेशी मित्र तो चलिए बिकवाली में है ही, लेकिन बजट अब पीछे की तरफ निकलता हुआ और कई सारे सेक्टर्स वापस मोमेंटम में हैं। 2022 के लिए आप भारतीय बाजारों के बारे में क्या अनुमान रखते हैं? कैसा लगता है आपको यहाँ का परफॉर्मेंस? देखिए, मैं वापस जो मैंने मेटल्स के लिए कहा था उसी इशू पे मेरा कंसर्न है। भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छा कर रही है, मुझे लगता है जो अगले साल के अनुमान हैं कंसेंसस 12% नॉमिनल और 7.5% रियल पे है 2023 के ग्रोथ पे। मुझे लगता है कि वो आराम से 9-9.5% रियल हो सकता है और नॉमिनल उसमें आप 4-4.5% ऐड कर दें। मुश्किल है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था का क्या होगा, क्योंकि अभी यूएस की इकोनॉमी, क्योंकि आप ये देखें कि जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं अमेरिका के, वो ग्लोबल असेट्स के लिए बेंचमार्क हैं। और वहाँ क्या हुआ है कि इंक्रीमेंटली जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस वहाँ पे सरकार ने दिया था, और स्ट्रॉन्ग से ज्यादा वो थोड़ा वेस्टफुल स्टिमुलस था और एक्सेसिव स्टिमुलस था। तो जितना देने की जरूरत थी उससे ज्यादा, क्योंकि ठीक है उस समय अनुमान करना मुश्किल था कि कितना बड़ा स्टिमुलस देना चाहिए। अब हाइंडसाइट में लग रहा है कि कुछ ज्यादा दे दिया, तो अब उनको वो अनवाइंड करना है। फेड जो है अभी इन्फ्लेशन की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि वहां पे अब पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि लोग चिंता में हैं कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन की सरकार है कि वो इन्फ्लेशन को फाइट नहीं कर पा रही वगैरह। तो नैरेटिव थोड़ा इन्फ्लेशन फाइटिंग पे चला गया है। तो पिछले 10-12 साल से ग्लोबल मार्केट्स इस पे एंकर्ड थे कि थोड़ा भी अगर इकोनॉमिक वीकनेस आया तो फेड आके सपोर्ट करेगा, थोड़ा यूएस गवर्नमेंट आके फिस्कल स्टिमुलस देगी। अभी वो क्योंकि इन्फ्लेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अगर वीकनेस आती है, मुझे लगता है कि आ रही है, तो वो उस पर काउंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से बहुत सारी चीजें जो हम भूल गए थे, कि जैसे कोई हाईली लेवरेज कंपनी है अमेरिका में, जिसका कि थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वो हो सकता है कि कुर्की में चली जाए, वो सब चिंताएं जो हैं अब वापस आएंगी मार्केट के पास। आप देखें जो बीबी बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो बीबी रेटेड बॉन्ड्स हैं यूएस में, उनका यील्ड स्प्रेड अब करीब 10 महीने में 10 मंथ हाई पे है, और हो सकता है कि और बढ़ जाए। तो मेरे हिसाब से इन सब चिंताओं के कारण ग्लोबल मार्केट्स काफी वोलेटाइल रहेंगे। अभी पिछले 3-4 दिन से थोड़ा बाउंस आया है, जैसे इंडियन मार्केट में भी दिख रहा है, बट अगर वो मार्केट खराब करता रहा या ग्लोबल मार्केट खराब करते रहे तो हमारी मार्केट में भी काफी वॉलेटिलिटी आएगी। तो इसलिए हमारा प्रेफरेंस जो है वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स वर्सेस ग्लोबल सिक्लिकल्स, कि हमारा जो जिन स्टॉक्स और सेक्टर्स को भारत की अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और पॉजिटिव सरप्राइज से फायदा होगा, उन पे हम ओवरवेट हैं। और जैसे बैंक, सीमेंट, इंडस्ट्रियल्स, और जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था से लिंक्ड हैं जैसे मेटल्स, आईटी वगैरह, तो उन पे हम अंडरवेट हैं।
नीलकंठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बजट के बाद सभी विषयों पर, सभी सेक्टर्स पर, डोमेस्टिक ग्लोबल पे अपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी विषय पे बात करने के लिए। अगर आप ट्रेडिंग में ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रोकर्स के साथ जुड़िए, जहां पर सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज में आप कर सकते हैं अनलिमिटेड ट्रेड। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अभी अपना 100% फ्री अकाउंट ओपन कराइए।